मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का टॉपिक सूक्ष्म जीव और हम को डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में दोस्त का रोल अदा करते हैं और दूसरे वो सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में अपनी शत्रुता का रोल अदा करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे छोटे से छोटे जीव जिनको देखने के लिए हमें विशेष यंत्रों या फिर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ हानिकारक व रोगकारक हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जो हमें लाभदायक हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक हैं या रोगकारक हैं वो क्या होते हैं? हमारे शत्रु होते हैं। अब हम देखेंगे मित्र सूक्ष्म जीव, यानी कि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन में क्या है? मित्र हैं। दूध, दही, केक आदि बनाने में सहायक। ये जो हमारे मित्र होते हैं, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो दूध, दही, केक आदि बनाने में सहायक होते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा कहाँ सहायता करते हैं? अल्कोहल, शराब आदि बनाने में सहायक होते हैं। तीसरा औषधि व वैक्सीन आदि बनाने में, यानी कि वे दवाइयाँ जो हम बीमार होने पर खाते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं, वे औषधियाँ बनाने में भी कौन हमारी सहायता करते हैं? सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। और वैक्सीन को तैयार करने में भी सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। अगला, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी मिट्टी में जो उर्वरता की कमी आ जाती है उस कमी को बढ़ाने में, उस कमी को उस उर्वरता में जो कमी आ गई है उस कमी को कम करना और उसकी उर्वरता को बढ़ाने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जो पर्यावरण होता है उसको भी स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, यानी कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारे काम हमारे सूक्ष्म जीव जो मित्र सूक्ष्म जीव है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले दही एवं ब्रेड का बनाना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रमुख होता है। यह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो दही होती है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सूक्ष्म जीव कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? लैक्टोबैसिलस नामक ये जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि हर रोज़ आपकी मम्मा क्या करती है? एक बर्तन के अंदर दूध लेते हैं और उसको फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म करती हैं। गर्म करने के बाद उसमें क्या करते हैं? या तो थोड़ी सी दही डाल देते हैं या थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं या कोई लस्सी या फिर छाछ डाल देते हैं। इससे क्या होता है? डालने के बाद वो इसको कवर करके ढक कर इसको रख देते हैं। सुबह जब हम देखते हैं तो जो दूध था वो क्या बन चुका होता है? दही बन चुका होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूध के अंदर जो मम्मी ने जो दही डाली थी उस दही के अंदर क्या था? लैक्टोबैसिलस था। उस लैक्टोबैसिलस ने क्या किया? उस दूध को दही में बदल दिया। तो इस तरह से ये हमारी सहायता करते हैं दूध को दही में बदलने में। नंबर 2, जीवाणु पनीर, जिसे हम चीज़ के नाम से भी जानते हैं, इडली, डोसा एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव है इनकी सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं जिसको चीज़ कहते हैं, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं और अनेक खाद्य पदार्थ होते हैं जो इनकी सहायता से हम बना सकते हैं। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। जो यीस्ट होते हैं ये क्या करते हैं? ये तीव्रता से जनन करते हैं और जब ये जनन करते हैं तब इसमें क्या होते हैं? ये श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पादित करते हैं। मतलब कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का जो आयतन होता है उसका आयतन को बढ़ा देता है। यानी कि जो गैस के बुलबुले होते हैं वो क्या करते हैं? जो खमीर का मैदा होता है, जो मैदा हमने तैयार किया होता है, उस मैदे के आयतन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग
उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। इससे ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनती है एवं केक बनाए जाते हैं। तो यीस्ट किस किस में हेल्प करता है, क्या क्या बनाने में हेल्प करता है? ब्रेड बनाने में हेल्प करता है, पेस्ट्री बनाने में हेल्प करता है और केक बनाने में हेल्प करता है। सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ बनाने में कैसे हमारी सहायता करते हैं, ये हमने देख लिया। अब सूक्ष्म जीवों का उद्योग में उपयोग, किस तरह से हम सूक्ष्म जीवों का उद्योगों में प्रयोग करते हैं। बड़े स्तर पर किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, जो एसिटिक एसिड है, ये हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी जो जनता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका प्रयोग करती है? अल्कोहल का प्रयोग करती है, शराब का प्रयोग करती है। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्कोहल और शराब उसी मात्रा में बनाते हैं जितने की हमारे पास उसकी ज़रूरत होती है। अब किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया, ये जो किण्वन प्रक्रिया है या जिसे हम फर्मेंटेशन प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज 1857 में, क्वेश्चन आ सकता है, किण्वन या फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है उसकी खोज कब हुई? 1857 में। और किसने की? लुई पाश्चर ने की। किसकी खोज की? किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया की खोज 1857 में की गई और लुई पाश्चर ने की। शर्करा के घोल में यीस्ट पाउडर मिलकर उसमें गंध उत्पन्न कर देता है। यानी कि जो हमारे पास शर्करा का घोल होता है, इस घोल में जो यीस्ट पाउडर होता है वो क्या करता है? उसमें घुलकर उसमें गंध उत्पन्न कर देता है, उसमें स्मेल उत्पन्न कर देता है, जिससे अल्कोहल तैयार होती है। यानी कि ये क्या है? अल्कोहल तैयार करने का तरीका होता है कि जो शर्करा का घोल है उसके अंदर क्या मिला दो? यीस्ट पाउडर मिला दो, उसमें गंध उत्पन्न हो जाएगी और हमारी अल्कोहल तैयार हो जाएगी। शर्करा का घोल लिया, क्या किया? यीस्ट मिलाया, यीस्ट पाउडर मिलाया और कौन तैयार हो गई? अल्कोहल तैयार हो गई। तो इस तरह से हम उद्योगों में किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो वो यहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं। अब नंबर 3, औषधि व वैक्सीन बनाने में उपयोग। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? औषधि बनाने में और वैक्सीन बनाने में भी इसका प्रयोग, वैक्सीन बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दवाइयाँ या औषधियाँ बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं या जिन्हें हम औषधियाँ कहते हैं, ये क्या करती हैं? जब हम बीमार होते हैं या जो बीमार होते टाइम जो बीमारी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को ये दवाइयाँ क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करते हैं उनकी वृद्धि को यह रोक देती हैं, जिससे क्या होता है? हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये जो औषधि है जो कि क्या करती है? सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकती है या उनको नष्ट कर देती हैं, ऐसी औषधियों को किसके नाम से जाना जाता है? प्रतिजैविक औषधि या फिर एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दूसरा क्या है? पेनिसिलिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज कब की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज 1929 में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब ये था हमारा औषधि। अब जो वैक्सीन है, ये इसके जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे मित्र कैसे हैं? वैक्सीन का क्या होता है? टीका होता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उस रोग कारक के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेती हैं। ये क्या कहना चाहता है कि मान लो यदि जो मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अगर हम स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने दें, यानी कि उस शरीर में जाने दें, तो क्या होगा? जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? जो रोग कारक है, रोग पैदा करने वाले हैं, उनके प्रति क्या बन जाती हैं? प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। इससे क्या होता है? जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में एंट्री नहीं कर पाती, शरीर के अंदर नहीं जा पाती, और अगर चली भी जाती हैं तो उसका असर हम पे नहीं होता, हम बीमार नहीं होते। यह
प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। और एक बार जब वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, टीका करवा लेते हैं, तो ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा सुरक्षा करती हैं। तो जो रोग कारक होते हैं, जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे सदा के लिए हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। इस प्रकार वैक्सीन कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वैक्सीन का कार्य होता है। अब वैक्सीन किस किस चीज़ के लिए हम तैयार करते हैं, कर चुके हैं। पोलियो के लिए हम तैयार करते हैं और कर चुके हैं। हैजा की भी वैक्सीन होती है, क्षय रोग की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन हमने तैयार की है। जैसे ये जो मेन बीमारियां हैं, इनकी हमारे पास क्या है, वैक्सीन है जो हमने तैयार की हुई है। अब एक क्वेश्चन आता है, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की। अब क्वेश्चन आता है, चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। और कब की, 1798 में की। ये भी क्या है, चेचक के टीके की खोज मतलब कि वैक्सीन की खोज की। इस वैक्सीन के लगने से हमें क्या है, चेचक का डर नहीं होता। पहली बात, हमें चेचक नहीं होता। अगर बाई चांस हमारे शरीर में आ भी जाए तो उसका असर हम पे नहीं होता। तो इस तरह से जो प्रतिरक्षी होते हैं, वैक्सीन जो होती है, वो हमारी सहायता करती हैं बीमारियों से बचाए रखने में और हमें स्वस्थ बनाए रखने में। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में ये हमारे दोस्त कैसे हैं। कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं, नील हरित शैवाल भी होती हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते रहते हैं, उसको बनाए रखते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके कारण क्या होता है, जो मृदा के अंदर नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। और जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है उसमें कमी न आने की बजाय इसमें क्या आ जाती है, वृद्धि होती रहती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, हमारा जीवाणु है। साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, जो हमारे ये जो नाइट्रोजन को की क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती रहती है। अब नंबर 6, पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मृत जैविक अपशिष्ट हैं, यानी कि जो मरे हुए पशु हैं या पेड़ पौधे हैं, जो भी हैं, उनके अवशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, खाद आदि में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो ये मरी हुई चीज़ें हैं, जो गली सड़ी चीज़ें हैं, ये क्या होंगी, जब खाद में परिवर्तित हो जाएंगी तो जो हमारे वायुमंडल में जो दुर्गंध है वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसका क्या हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाएगा, मतलब वो उसका स्तर नीचे गिर जाएगा। और अगर दुर्गंध खत्म हो जाएगी तो हमारा वायुमंडल कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिना दुर्गंध के हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी क्या हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। हमारी जो जिंदगी है, जो दैनिक जीवन है, उसको जीने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को जरूर करना। थैंक यू।